फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ योगेश। और आज हम जानेंगे क्लास 6 के चैप्टर साइंस के थर्ड चैप्टर तंतु से वस्त्र तक। अब ये तंतु क्या है? आपको पता होगा वस्त्र किससे बनते हैं, कपड़े किससे बनते हैं। कपड़े बनते हैं धागे से या तागे से। अब ये धागे किससे बनते हैं? धागे बनते हैं तंतु से, जिसे रेशे भी बोलते हैं। ठीक है, और हम चलिए तब स्टार्ट करें इस चैप्टर को। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में पड़ गए। कपड़ों की इतनी ज़्यादा वैरायटी देखकर वे उलझन में पड़ गए, हम कौन से कपड़े लें। ठीक है, दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं और कुछ संश्लिष्ट हैं। सूती मतलब क्या? जो कॉटन से बने कपड़े होते हैं उन्हें सूती बोलते हैं। जो कपास से बने कपड़े होते हैं उन्हें सूती बोलते हैं। और संश्लिष्ट जो कृत्रिम, जो केमिकल्स द्वारा आर्टिफिशियल रूप से बनाए जाते हैं कपड़े, उन्हें कृत्रिम या संश्लिष्ट कपड़े बोलते हैं। उनके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकानदार के पास दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी। इतने प्रकार के कपड़े वहाँ पर रखे थे। अभी हम पूरे चैप्टर में इन कपड़ों के बारे में जानेंगे। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया तथा उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर, एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर जो है, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलियाँ तथा झाड़न या जिसे डस्टर रहता है आदि, ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। ये जितने भी प्रकार की वस्तुएं थे ये कई प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से ही बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट या कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? आप भी कपड़े पहनते होंगे, आपके भी बैग होंगे। इन सब कपड़ों की पहचान क्या आप कर सकते हैं उन्हें देखकर या छूकर? इसके बारे में चैप्टर में बताया गया। वस्त्रों में विविधता। वस्त्रों में कैसी कैसी विविधता पाई जाती है, कितने प्रकार के वस्त्र होते हैं। कुछ ऊनी होते हैं, कुछ रेशमी होते हैं, कुछ कृत्रिम होते हैं। इन सब के बारे में बताया है। अब यहाँ पे क्रियाकलाप 1 दिया है, एक्टिविटी फर्स्ट। इसमें हमें एक कपड़े को ध्यान से देखना है कि वो कोई भी कपड़ा है वह एक एक धागे से मिलकर बना होता है। आप कोई कपड़े का कतरन लेकर उसमें देख सकते हैं। एक्टिविटी 2, उसमें दिया है कि एक छोटे से कपड़े का, सूती कपड़े का वही टुकड़ा लीजिए तथा जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था, या जो आपने एक टुकड़ा लिया था एक्टिविटी फर्स्ट में, उसे लीजिए तथा उसके एक कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। उसमें एक ढीला धागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। यदि कोई ढीला तागा न दिखाई दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा या धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम ये देखते हैं कि इन तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। तो यही दिखाया कि जो एक एक तागों से मिलकर, ये जो एक एक तागे निकले इन कपड़ों से, उन्हीं से मिलकर पूरा एक वस्त्र बनता है। ठीक है, अब ये तंतु क्या है? तंतु मतलब वही रेशे, जो उसका बेसिक यूनिट होता है कपड़ों का, जिससे धागे बनते हैं, उनके बारे में बताया है। अब उससे पहले एक एक्टिविटी 3 दिया है जिसमें उसको रेशे को दिखाने का प्रयास किया है। आप एक धागे को लीजिए और उसको रगड़िए, उसके नाखून से आप खींचिए तो उसमें से कई रेशे निकलेंगे, जैसे इसमें दिखाया गया है। आप उसको रगड़ेंगे तो उसमें कई रेशे दिखेंगे। ये रेशे ही तंतु हैं
जिनसे धागे बनते हैं, तागे बनते हैं, और इन्हीं तागों से फिर जाके वस्त्र बनते हैं। अब हम देखते हैं तंतु क्या है। तंतु, सुई में तागे को पिरोने या डालने का प्रयास करते समय आपने ऐसा ही प्रेक्षण किया होगा। अगर आप कोई सुई लेकर उसमें धागे डालेंगे तो कई बार उसमें से कई रेसे टाइप के निकलने रहते हैं। कई बार तागे को एक सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे की सुई की नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। इस ऐसे जब निकल जाते हैं तो उन्हें जो जो सुई होती है उसके छेद में से निकालना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी हैं और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी है, जिन्हें तंतु कहते हैं। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है। ये जो धागा है पतली पतली लड़ियों से मिलकर बना होता है, जिसे तंतु कहते हैं। ध्यान रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। वस्त्र तागे या धागे से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? यही बताया कि जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, एक वस्त्र जो है वो धागे से बनता है और ये धागे जो हैं वो तंतु से बनते हैं। अब ये तंतु आते कहाँ से हैं, इनके बारे में देखते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों से तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे सूती हुआ, जूट हुआ, ये हमें पादपों से प्राप्त होते हैं, और जैसे रेशमी हुआ, ऊनी कपड़े हुए, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक तंतु। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं का उदाहरण है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन किनसे प्राप्त होता है? भेड़ बकरियों, उनके बालों से। और रेशम का कीट होता है जिनसे रेशम को प्राप्त किया जाता है। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इन्हें खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। मैंने जैसे बताया, रेशम जो है, रेशमी कपड़े जो होते हैं वे रेशम के कीट होते हैं, उनसे प्राप्त किया जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का उपयोग होता था। पहले के ज़माने में जो लोग थे वो सिर्फ प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करते थे। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ये तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। पिछले 100 सालों में लगभग टेक्नोलॉजी बढ़ी है आगे, तो लोग अब कई चीज़ों से तंतु बनाने लगे हैं। जैसे पॉलिस्टर का, नायलॉन का, जैसे आगे दिया है, पॉलिस्टर का, नायलॉन का, एक्रिलिक, ये सभी संश्लिष्ट तंतु हैं जो कि मानव द्वारा बनाए जाते हैं, केमिकल से बनाए जाते हैं। इन्हें आप ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं कुछ पादप तंतुओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे रुई, आपने देखा होगा घरों में दिए जलाते समय, दीपावली के समय जब आप दिया जलाएंगे तो उसमें देखते होंगे रुई का उपयोग किया जाता है। कि आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? उस रुई का उपयोग गद्दे, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। आप जो दिया जलाते हैं या कोई लैंप जलाते हैं उसमें जो रुई लगाते हैं, उन रुइयों को गद्दे, रजाइयों में भी डाला जाता है। अगर आपने देखा होगा तो कुछ रुई लीजिए, इसे खींचिए, पृथक कीजिए और इनके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से मिलकर बने हैं। आप रुई लीजिए, उसको उधेड़ के, उसको रगड़ के ध्यान से देखेंगे तो वो छोटी छोटी लड़ियों से मिलकर बने हैं। ये क्या है? ये कपास के तंतु हैं। कपास क्या है? कपास एक पौधा है जिससे रुई प्राप्त होता है। ठीक है। रुई कहाँ से आती है? इन्हें इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ से उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली एवं जलवायु उष्ण होती है। कपास के पौधे कहाँ उगाए जाते हैं? जहाँ की मिट्टी काली हो और वहाँ की जलवायु, वहाँ का मौसम गर्म हो, जहाँ का तापमान ज़्यादा हो, वहाँ की जलवायु का, और वर्षा गर्मियों में अधिक होती हो, उसे उष्ण जलवायु बोलेंगे। जहाँ गर्मियों में वर्षा अधिक और तापमान अधिक रहता है। क्या आप
ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां हमारे देश में कपास या कृषि की जाती है? जैसे महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ। गुजरात में अत्यधिक रूप से कपास की खेती की जाती है। कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। कपास के जो फल होते हैं वो कपास गोलक होते हैं, जिनसे ये कपास निकलते हैं, जो रुई निकलती है। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा कपास तंतुओं से ढके बिनौले को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो जा चुका है? इस समय खेत कपास के प्रफुल्लों रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम से ढक गया हो। इस समय जब ये फूटने लगते हैं तब ऐसा लगता है जैसे पूरा खेत बर्फ से ढक गया हो। ऐसे वाइट वाइट पूरा दिखाई देने लगता है खेत, जैसे यहाँ पे दिखाया है चित्र में। अब हम आगे देखते हैं। साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये जो कपास के वो फूल निकले हैं उन्हें हाथों से निकाला जाता है। इसके पश्चात कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। बीजों को कपास से अलग करने की प्रक्रिया जो कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, इसे कपास ओटना बोलते हैं। इसे ध्यान रखिए, कपास ओटना किसे बोलते हैं? बीजों को कपास से अलग करने की प्रक्रिया को कपास ओटना बोलते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। आजकल ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। हम आगे देखते हैं। अब कुछ और पादप उत्पाद हैं कपड़ों के, जैसे जूट। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इनकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। जब उस पर पुष्प लग जाते हैं तब इन्हें काट लिया जाता है। फसल की कटाई के पश्चात पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और इनसे पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा अलग कर लिया जाता है। जो उनके तने होते हैं उन्हें कुछ दिन तक पानी में रखा जाता है, जिनसे वो गल जाते हैं। फिर उनसे पटसन तंतु को अलग कर लिया जाता है हाथों द्वारा। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागे में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? आइए जानते हैं ऐसा कैसे किया जाता है। रुई से तागा बनाना, जैसे कि आप देख रहे हैं रुई से तागा कैसे वो मोड़कर बनाया है। सूती तागों की कताई कैसे होती है? जैसे यहाँ एक्टिविटी 4 दिया है, उसमें देखते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और उसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशे को लगातार ऐंठते रहिए। क्या आप तागा बना सके? आप उसको ऐंठेंगे तो वो मुड़कर एक तागे का रूप ले लेंगे। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई किसे कहते हैं? रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है या धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। यह है हस्त तकुआ या तकली, जिससे ऐंठा जाता है। प्रचलित कताई में उपयोग होने वाला एक अन्य युक्त चरखा है, जिसे आपने नाम सुना होगा। महात्मा गांधी ने इसे फेमस कर दिया था। चरखे का उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी, जिन्हें लोगों को हाथ कते तागे से बुने वस्त्रों पहनने तथा ब्रिटेन में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने का प्रोत्साहन किया। महात्मा गांधी ने हाथ से बने इन्हीं कपड़ों को प्रोत्साहित किया तथा ब्रिटेन से जो कपड़े आते थे उन्हें उपयोग न करने का आह्वान किया लोगों को। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक
संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। वृहद पैमाने पर तागे की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र में बनाने में किया जाता है। अब ये तागे से वस्त्र कैसे बनते हैं? तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां, इनमें से दो प्रमुख विधियां बुनाई एवं बधाई हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तागे से बनाने की कई विधियां हैं, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट विधियां बधाई एवं बुनाई है। अभी बुनाई कैसे होती है? क्रियाकलाप 2 में हमने क्रियाकलाप 2 में आपने यह देखा होगा कि वस्त्र में तागे के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आप कागज़ को कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास कर सकते हैं। अब ये कैसे बुना जाता है? जैसा कि आपने ऊपर देखा, जो हमने एक्टिविटी 2 में जो कपड़े के कतरन से हमने अलग किया था, उन सबको जोड़ के उन सबको एक तरह से पिरो कर वस्त्र बनाया जाता है। जैसा कि हम लोग आगे देखते हैं, इसमें एक्टिविटी 4 में दिया है, इसमें कुछ है नहीं, एक कागज़ से बोला है उस तरह का एक्टिविटी करने के लिए, हमें काट के बनाने के लिए, जिसे आप सामान्यतः कर सकते हैं घर पे। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए। जैसे यहाँ चित्र में दर्शाया गया है, इसमें दो प्रकार के कागज़ लेकर उन्हें मिला रहे हैं, उसमें उसको बुन रहे हैं, उसकी बुनाई कर रहे हैं। ऐसे इन्हीं प्रकार से कपड़ों का निर्माण, कपड़ों को भी बुनते हैं। हम आगे देखते हैं। एक प्रकार की बुनाई तो ये हो गई, और दूसरी क्या हुई? एक विशेष प्रकार की बुनाई है। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी स्वेटर बनाते हुए देखा है कि उसमें सिर्फ एक ही धागा का उपयोग किया जाता है जो पूरे कपड़े का निर्माण कर देता है? नहीं देखा तो इसमें देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर एक ही धागा इस ऊन के गट्ठर से लिया जा रहा है, उसी से पूरे कपड़े का निर्माण हो रहा है। इसे बुनाई कहते हैं, नीटिंग कहते हैं। उसे इंग्लिश में जो पहला वाला था उसे वीविंग कहते हैं, इसे नीटिंग कहते हैं। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे से किसी तागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा निकलकर खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता चला जाता है। जैसे कि मैंने बताया, एक ही धागे से पूरा बना रहता है। जैसे आपने कभी मोजे का एक जगह अगर कटा हो तो वहाँ से खींचना शुरू करिए, पूरा मोजा उखड़ जाता है, क्योंकि वो एक ही धागे से बना हुआ है। वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने एकल धागा खींचता चला जाता है, वस्त्र उधड़ता। मोजे और बहुत सी वन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हमें हाथों तथा मशीनों द्वारा भी किया जाता है। जो ऐसी बुनाई होती है जो हाथों से और मशीनों दोनों से किया जाता है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने तथा विविध वस्तुओं के रूप में वस्तुओं को बनाने में होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वस्तु सामग्री का इतिहास। ये कैसे कैसे आगे बढ़े हैं, हमारे उपयोग में कैसे कैसे हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करते थे? पहले के लोग, क्या उनके पास ऐसे कपड़े थे? अगर नहीं थे तो वो लोग क्या पहनते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियां तथा जंतुओं से चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। वो पहले के लोग जो थे, बड़ी बड़ी पत्तियों, वृक्षों की छाल तथा जंतुओं के चमड़ों से अपने शरीर को ढकते थे। आगे देखते हैं। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास की बुनकर चटाइयाँ एवं डालियाँ या टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं तथा ऊन अथवा बालों के आपस में ऐंठन देखकर लंबी लड़ियाँ बनाई। लोगों ने ऐसे ऐसे बनाना सीखा। टहनियों से पहले चटाइयाँ और टोकरी बनाना सीखा, फिर लताओं एवं जंतुओं के बालों के ऐंठन को देखकर उन्होंने लंबी लड़ियाँ बनाई। उन्होंने बुनकर वस्त्र
तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। जो लोग गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों की बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में किया जाता था। जैसा कि इसमें बताया कि फ्लैक्स भी एक प्रकार की पादप है जिससे वस्त्र बनाए जाते हैं। उन दिनों में लोगों की सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादन करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विविधताएं आ गई। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कपड़ों में अत्यधिक विभिन्नताएं हैं। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ तथा पगड़ियाँ को बिना सिले वस्त्रों के एक रूप में उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, कपड़ों की बुनाई दो प्रकार की होती है। एक जो होता है वो बुनाई होती है और दूसरी बधाई होती है। जो बधाई होती है उसमें दो कपड़ों को जोड़ते हैं या दो से अधिक कपड़ों को जोड़कर बनाते हैं। और दूसरा क्या है, बुनाई। बुनाई में एक ही तंतु या एक ही धागे को लेकर पूरे कपड़े को तैयार किया जाता है। इसके उदाहरण जैसे साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ, पगड़ियाँ, ये सभी एक ही धागे से तैयार किए जाते हैं। पूरा कपड़ा उसी से बना होता है। इस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जैसा कि आप कपड़ों में पहनने की अत्यधिक विविधता देखते होंगे। अब यहाँ पर दिया है इसका एक शॉर्ट फॉर्म, कपास गोलक। पहले एक कपास के गोलक है, उसे ओटा जाता है, ओटन किया जाता है। ओटन क्या है? बीजों को कपास से अलग करने की प्रक्रिया को ओटन बोलते हैं। जब बीज को अलग कर लिया जाएगा तो उनके रेशे प्राप्त हो जाएंगे। जब रेशे प्राप्त हो जाएंगे तो उनकी कताई होगी। अब कताई क्या है? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई बोलते हैं। जो रेशे हैं उनसे फिर तागा बनाया जाता है। फिर इनसे दो प्रकार की बुनाई होती है। एक बधाई है। बधाई से मतलब जब दो या दो से अधिक प्रकार के तागों को जोड़कर जब वस्त्र बनाए जाते हैं तो वो एक प्रकार का वस्त्र बनता है। और दूसरा जो एक ही तागे से पूरा वस्त्र बन जाता है। अब हम आगे इस चैप्टर के कुछ प्रमुख शब्द देख लेते हैं। रुई मतलब वही कॉटन, जो कपास है उसी को रुई बोलते हैं। वस्त्र, जो कपड़े हम पहनते हैं। तंतु मतलब जो जिनसे तागे बनते हैं। तागे बनने की उससे जो छोटी यूनिट होती है, जो उसकी इकाई होती है, उसे तंतु बोलेंगे। कताई क्या है? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई बोलते हैं। अब बुनाई क्या है? अब जो तागे हैं उनसे कपड़े बनाने की प्रक्रिया को बुनाई बोलते हैं। अब ये तागा क्या है? तागा मतलब धागा। जब तंतुओं को जोड़कर जो बनाया जाता है वो तागा होता है। अब इसका कुछ एक्सरसाइज हम इस चैप्टर का सारांश देख लेते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है। जैसे सूती कपड़े, रूसी, ऊनी तथा पॉलिस्टर। वस्त्रों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, जैसे हमने पूरे चैप्टर में देखा। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। जो वस्त्र होते हैं वो तागों से बनते हैं। और तागे किनसे बनते हैं? तंतुओं से या रेशों से बनते हैं। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट होते हैं। संश्लिष्ट मतलब वही आर्टिफिशियल या जो कृत्रिम होते हैं। रेशम, ऊन तथा जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। ये केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किया जाता है। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई बोलते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया। तागों की बुनाई दो प्रकार की होती है जिनसे वस्त्र बनते हैं। जैसे मैंने बुनाई दो प्रकार की होती है, एक बंधाई और एक बुनाई है। जो दो या दो से अधिक
धागों से मिलकर जो वस्त्र बनते हैं, जिन्हें जोड़कर बनाया जाता है, फिर वे हमारे हो जाते हैं बुनाई, बधाई। और जो एक ही तागे को पकड़कर पूरा वस्त्र बना दिया जाता है, उन्हें बोलते हैं बुनाई। अब हम इस चैप्टर का कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक पहला एक्सरसाइज देख लेते हैं और एक रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। अगर अन्य एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसे करा दूंगा। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। जैसे नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिस्टर, इनको अलग करना है, कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा संश्लिष्ट है। अब जो नायलॉन है, नायलॉन क्या है? नायलॉन, पहले हम संश्लिष्ट देख लेते हैं। नायलॉन और पॉलिस्टर, नायलॉन और पॉलिस्टर क्या है? ये दोनों हैं आपके संश्लिष्ट। और जो ऊन, रुई और पटसन है, ऊन, रुई, रेशम और पटसन जो बचे हैं वो प्राकृतिक हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्या है? कपास और पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, और ख क्या है? जांतो तंतु हैं, मतलब ऊन और रेशम जांतो तंतु हैं। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसके, अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।